जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट के लिए है, जो जनवरी में होना है। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हमने क्या किया है, क्वेश्चन को फ़ोटो खींच के कट किया है क्योंकि टाइप करवा नहीं सकते हैं या फिर कहीं से क्रॉप करें। तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। उम्मीद है आप क्लास में शुरुआत से अंत तक बने रहेंगे। अब अपनी क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प में ऐसा हमें लग सकता है कि एक से अधिक सही हो, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसी विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, यानी कक्षा में जटिलताओं को बढ़ाएगा। शिक्षक के लिए गहन समस्या है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। अब हमें देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा सही क्या है। जब हम एक से अधिक भाषाओं को सीखते हैं तो क्या है, ये हमारे संज्ञानात्मक में विकास में सहायक होगा। हमें जितनी हम भाषाएं अधिक से अधिक सीख जाएंगे तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर विकास होगा, हमें जानकारी अधिक होगी। तो हमें क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय हमें क्या करना चाहिए। ए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान न दिया जा सके। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं टैग वर्ड, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो जैसे ही जिस भी विकल्प में होगा वो तुरंत हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अलग बैठाना, क्यों हम अलग बैठाएंगे किसी को, उसको भी तो पढ़ने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं शामिल करेंगे, ये भी हमारा गलत होगा। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, नहीं, ये भी हमारा गलत है। समान शिक्षा का अधिकार होता है। तो हमारा क्या है, एक से अधिक मौखिक भाषाओं का प्रयोग करना। तो हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन सी, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ही नेगेटिव वर्ड आ गया है, केवल विदेशी साहित्य क्यों करेंगे, हम तो यहाँ के पढ़ने वाले हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पे पैसे पे डिपेंड नहीं होती पुस्तक डिपेंड पैसे पे क्यों होगी, क्या होगी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश में हो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते, जब वो अपने आसपास के परिवेश में ढली हुई चीज़ों को देखेंगे, जो पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो अलग तरीके से सीखेंगे, यानी बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। जिसमें भाषा हमारी क्या होगी, अलग अलग छटाएं होंगी। हम ग्रामीण भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे बहुत अधिक से अधिक सीखेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। हमें बच्चे के सबसे उचित तरीका छांटना है, कौन सा, आकलन का। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा,
पूरा कीजिए, नहीं परिभाषा तो पूरा कैसे कर लेंगे। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के उदाहरण नहीं। हमें क्या होगा, जब उनसे कहानी लिखने को बोलेंगे तब वो बहुत ही आसानी तरीके से शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया है। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। तो सबसे कम पूछा गया है, तो बच्चे क्या है, छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे बच्चों को हम व्याकरण आधारित नहीं सिखाएंगे। तो सबसे कम जो प्रभाव होगा वह व्याकरण आधारित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हमसे पूछा गया है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो व्याकरण का उद्देश्य हमारा सबसे कम होगा, नहीं होगा, कंठस्थ कराना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए भाषा क्या व्याकरणिक नियम, पाठ्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो भाषा में सीखना है, जिस भी भाषा को हमें सीखना हो, अगर हम उसी वातावरण में चले जाएं तो हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देना है। काव्य सौंदर्य नहीं, व्याकरणिक नियम नहीं, निबंध लिखने को नहीं, सीखने की क्षमता के हम आकलन को देंगे सबसे ज़्यादा महत्व। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व देना है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो सबसे कम है, तो बच्चा छोटा सा है, तो उसे हम दो भाषाओं के अंतर समानता विश्लेषण करने के लिए कैसे सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते। तो सबसे कम प्रभावी ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हमें देखना है। अभ्यास में वैविध्य, पाठकों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषाओं की विभिन्न छटाएं। तो सबसे कम क्या हो गया, पाठकों की संख्या। पाठकों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता
भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। खतरे में क्यों डालेगी? भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ये भी गलत हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। नहीं, क्या होगा? बहुभाषा है तो संसाधन के रूप में होगा। मान लीजिए जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हम किसी बच्चे से, तमाम सारे आपस में लोग होते हैं तो हम एक दूसरे से सीख लेते हैं, वो हमें संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, ना कि कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। जो भाषा होती है केवल हम विद्यालय से ही नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम पहले भी बहुत कुछ सीख लिए होते हैं विद्यालय जाने से पहले, बोलना, समझना एक दूसरे की भाषाओं को। तो क्या होता है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण से भी नहीं होता है, नियमों की जानकारी नहीं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हिंदी भाषा में हमें बोलना होता है तो हमें क्या होता है? कोई जानकारी होती है, कोई नियम होता है, कोई व्याकरण होता है? नहीं होता। हाँ, लेकिन नियमबद्ध होता है कि पहले हम क्या सीखते हैं उसके बाद क्या सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो क्या होते हैं? कोरी स्लेट तो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उन्हें पता होता है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। भाषा के चारों कौशलों के पूर्ण अधिकार रखते हैं? नहीं, पूर्ण अधिकार तो नहीं होता है। क्या होता है? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था में की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी जो भी उनको, जब बच्चे का एडमिशन लिया जाता है तो वो अपनी भाषाओं में कुशल होते हैं, बातों को समझते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन डी के सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें पूछा है कथन सही नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये हमारा सही नहीं है। तो नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में होती है। जब हम मातृभाषा में किसी चीज़ को सीखते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन यानी हमें सीखना नहीं पड़ता है। भाषा अधिगम हमें सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। राइट आंसर बी है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। ऑप्शन बी केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। ऑप्शन डी लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है।
तो राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पर नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य, जैसे इसमें केवल है, केवल है, केवल है, तो ये सब तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि गलत है। तो क्या है, जब 3 गलत हो गए तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपको एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ेंगे और इस काव्यांश के पढ़ने के बाद इसी से रिलेट करके हम आंसर देंगे। 106 से 111 तक हमें इसी पद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा जीवन हो अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये हमारा गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर कुछ थोड़ा बहुत अनुमान लगाना है अर्थ का। अगर पूरा निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद ऑप्शनों को देखेंगे, तब भी हम आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। अब हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरा भरा हरे रंग से जीवन भरा, हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें और समझ सकें। तो हरा भरा जीवन का जो अर्थ है क्या होगा, खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा। तो क्या होगा, समस्त प्राकृतिक उपादान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। सृष्टि का उपहार वृंद लताएं, हरा भरा, प्राकृतिक सुंदरता और इससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियाँ। तो किसे कहा है, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है। क्यों होगा जीवन में सब बेकार। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। नहीं, ये सब तो शामिल है, बट क्या है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। अगर पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा बाद में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यह हमें बताना है। व्यक्ति और संसार डैश दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कवि यही कहना चाहता है कि जग से हो तुम और तुमसे है प्यारा संसार। तो हमें पढ़ते ही हमारा पहला आंसर मिल जाता है, जो कि राइट है यानी सही है। आगे भी देख लेते हैं। फिर भी संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से है। हमें क्या होता है, सीटेट ऐसी परीक्षा है जिसमें चारों विकल्प
में से एक विकल्प से अधिक हमें सही लगता है, लेकिन हमें चुनना क्या होता है, जो सबसे अधिक सटीक और सही हो उसे चुनना होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम से हमें बताना क्या है, अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी और जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम का जो अभिप्राय है, अर्थ है, वह क्या हुआ, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश आ गया है। इस गद्यांश है, इसमें थोड़ा सा दिया गया है, आगे भी अभी है। उस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद 112 से लेकर 120 तक के क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो थोड़ी सी स्पीड से हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। जब आप अधिक से अधिक देखते हैं, अधिक से अधिक लोग सपोर्ट करते हैं, तब होता है कि हाँ क्लास को थोड़ी सी लंबी भी चल जाती है। लेकिन पता चला क्लास होती है आधे घंटे की, 40 मिनट के, लोग आप सभी सहयोग नहीं करते, देखते 10 मिनट हो 15 मिनट, तो फिर थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा करूँ। फिर भी हम अपने चलते हैं गद्यांश में। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। इसी के आगे इसी का गद्यांश और भी है, 1 मिनट। इस गद्यांश को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे पेज ताकि दिखाई दे। आगे पढ़ते हैं। इनसे गणना के बाद इपार्थी प्रश्न पूछा जाता है, यानी सवाल किया जाता है। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। मतलब दोनों में तुलना किया जा रहा है सभी में। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वहीं हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ये हमारा गद्यांश हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यह हो सकता है कि यह गद्यांश क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा गया है, आगे बढ़ा कर, क्योंकि पूरी स्क्रीन पे नहीं आ पाया है। फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था? सामाजिक विषय, भाषा, गणित, दुकानदारी। तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ से जुड़ा था। यह विषय गणित से जुड़ा था। आगे है
अगला क्वेश्चन है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो यह भी आपको बताया गया है कि जो दुकानदार में काम करते थे, दुकानदार के बच्चे थे, वह बहुत ही गणना आसानी से जल्दी से कर लेते थे। जो सिर्फ स्कूल जाते थे, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते थे और ना स्कूल जाते थे, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते थे, तो क्या है, जो दुकानदारी करते थे। राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख जाते हैं। बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। बच्चे को गणित सिखाने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि उन्हें हम गणित सिखाने के मतलब उनको भेज दें दुकानदारी करने के लिए, नहीं। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, ये हमें बताना है। वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता डांट पड़ेगी। उन्हें जन्म से दस्ता नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि बच्चे इसलिए गलती नहीं करते हैं, उनका क्या है, उनके काम पर असर पड़ जाएगा, उनके काम पर असर पड़ेगा। तो क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस थोड़ी देर और। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या खराब, अच्छा रहता है, खराब होता है, संतोषजनक होता है या अच्छा होता है। तो 116 का हमें देना है क्या, खराब अच्छा होता रहता है। ये जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती, उनमें हम क्या होता है, जब काम की ही नहीं है तो कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को आगे इन विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। सीमित कर सकता है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश सीमित कर देगा। बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी कर सकता है, सीमित भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक प्रत्यय का उदाहरण है। हमने आपको प्रत्यय क्लास में पढ़ा रखा है, तो हमें इस इक प्रत्यय का सही विकल्प चुनना है। सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित, संकुचित। क्या है, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम करेंगे तब उस शब्द में हमें इक जैसी ध्वनि आएगी। सांस्कृतिक, इक इक आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन गणित का अर्थ है। मन गणित का हमें अर्थ बताना है। क्या होता है, कठिन गणित, मनपसंद गणित, मन गढ़ंत गणित या मन ही मन हिसाब लगाना। तो आप सभी जानते हैं क्या होता है कि मन ही मन हिसाब लगाना होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, लेकिन हाँ हो ये भी है कि अब मेरा क्या है, फ़ोटो खींच के पढ़ाता हूँ, बाकी लोग तो डिजिटल पर पढ़ा रहे हैं, तो उसकी अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आप सभी का सहयोग रहेगा तो मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। संयुक्त क्रिया हमें खोजना है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या, दुकान संभालते हैं, स्कूल जाते हैं, हिसाब लगाते हैं, अध्ययन किया गया। क्या, किया और गया दोनों यहाँ पर हैं, तो ये हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगा, करना और
जाना या गया। तो ये रहा हमारा आज का सीटेट के 30 क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आप साथ देंगे, सहयोग देंगे पूर्ण रूप से। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।